हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विनायक एजुकेशन पॉइंट। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। अब ट्रांसफॉर्मेशन के समझाने के बाद अब आपको समझना है कि ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत जो टॉपिक आते हैं, अब हम लोगों को उसका अध्ययन करना है, उसको समझना है। तो देखिए, उसमें सबसे पहले आपका आता है रिमूव टू। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ट्रांसफॉर्मेशन में अब आपको समझना है कि ये रिमूव टू क्या होता है, यानी कि हम लोग वाक्य से टू को कैसे रिमूव करते हैं। अब इसका हम लोगों को अध्ययन करना होगा। तो आइए हम लोग अब इसको समझते हैं कि कैसे हम लोग वाक्य से टू को कैसे रिमूव करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ये जो टू होता है आपका एडवर्ब होता है। इसका अर्थ होता है आवश्यकता से अधिक, या इसको कह सकते हैं जरूरत से ज्यादा। ध्यान दीजिए, अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि टू को वाक्य से कैसे हटाएं। आइए हम लोग इसको समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जब देखिए रिमूव टू का जो पहला जो रूल है, ध्यान दीजिए, जो रिमूव टू का पहला रूल है, जब वाक्य का स्ट्रक्चर, ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, रिमूव टू का पहला रूल है कि जब वाक्य का स्ट्रक्चर इस प्रकार हो, देखिए जैसे, यानी कि इसमें सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट के बाद वर्ब हो, वर्ब के बाद टू हो, टू के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब हो। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, जब वाक्य का स्ट्रक्चर इस प्रकार हो, यानी कि उसमें सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, टू हो, एडजेक्टिव या एडवर्ब हो, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ईटीसी हो। ध्यान दीजिए कि जब वाक्य का स्ट्रक्चर इस प्रकार हो, यानी कि रिमूव टू का पहला रूल ये है कि जब वाक्य का स्ट्रक्चर इस प्रकार हो, यानी कि उसमें सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, टू हो, एडजेक्टिव और एडवर्ब हो, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो और ईटीसी हो। ध्यान दीजिए कि जब वाक्य का स्ट्रक्चर इस प्रकार हो तो हम इसको इस प्रकार चेंज कर देते हैं। यानी कि ध्यान दीजिए, इस सब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाता है, इस वर्ब को इसी प्रकार से लिख लेते हैं, इस टू को बदलते हैं सो में, इस एडजेक्टिव को इसी प्रकार से और एडवर्ब को इसी प्रकार से लिख लेते हैं। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव और एडवर्ब के बाद अब यहां पर हम लोग दैट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? दैट। अब दैट के बाद हम लोग क्या करते हैं, कि जो यहाँ पर सब्जेक्ट रहता है फिर से वहां पर, यानी कि दैट के बाद हम इसी सब्जेक्ट को यहाँ पर पुनः लिख देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा सब्जेक्ट, यानी कि दैट के बाद सब्जेक्ट होगा, वो भी यही इसी सब्जेक्ट को यहाँ पर रखा जाएगा। ध्यान दीजिए, ये हमेशा यहाँ पर प्रोनाउन ही लिखा जाएगा, नाउन यहाँ पर कभी नहीं लिखा जाता है। ध्यान दीजिए, दैट के बाद हमेशा आपको प्रोनाउन का ही प्रयोग करना होगा। देखिए दैट के बाद सब्जेक्ट हो जाएगा। अब सब्जेक्ट के बाद हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कैन नॉट और कुड नॉट। क्या हो जाएगा? कैन नॉट और लिखेंगे कुड नॉट। ध्यान दीजिए, जब ये क्रिया हमारी प्रेजेंट में होगी तो हम कैन नॉट का प्रयोग करेंगे, जब ये क्रिया हमारी पास्ट में होगी तो यहाँ पर हम कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। अब देखिए, सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट और कुड नॉट, इसके बाद हो जाएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ईटीसी, यानी कि अदर वर्ड। ध्यान दीजिए, देखिए स्टूडेंट्स, रिमूव टू का रूल नंबर 1 है कि जब वाक्य का स्ट्रक्चर इस प्रकार से हो, यानी सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, टू हो, एडजेक्टिव और एडवर्ब हो, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो, इसके बाद अदर वर्ड हो, तो हम सब इसको इस प्रकार चेंज कर देते हैं। देखिए कैसे इसको चेंज करेंगे, इस सब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाएगा, इस वर्ब का वर्ब हो जाएगा,
टू को बदलेंगे सो में, इसके बाद इस एडजेक्टिव और एडवर्ब को इसी प्रकार से लिख लेंगे, इसके बाद दैट का प्रयोग करेंगे। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट लिखेंगे इसी सब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पर पुनः लिख लेते हैं। ध्यान दीजिए, जब भी हम लोग दैट के बाद लिखेंगे तो हमेशा प्रोनाउन यानी कि लिखा जाएगा, नाउन यहाँ पर कभी नहीं लिखा जाता, इसको ध्यान आपको देना है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कैन नॉट और कुड नॉट। जब ये क्रिया हमारी प्रेजेंट में रहेगी तो हम लोग कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। जब ये वाली क्रिया हमारी पास्ट में रहती है तो हम लोग यहाँ पर कुड नॉट का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हो जाएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और इसके बाद लिखते हैं अदर वर्ड इट इज। अब देखिए स्टूडेंट्स, थोड़ा सा एग्जांपल के माध्यम से हम लोग इसको समझ लेते हैं। देखिए, जैसे हमने यहां पर लिखा ही इज टू ओल्ड, जैसे हमने यहां पर ही इज टू ओल्ड टू वर्क हार्ड। अब आपको इसमें क्या करना है, आपको इसको रिमूव टू करना है। क्या करना है, इसमें रिमूव टू करना है। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ये लिखा हुआ है ही इज टू ओल्ड टू वर्क हार्ड। अब देखिए इस सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है इससे मिल रहा है ना, तो हम लोग क्या करेंगे कि यदि वाक्य का स्ट्रक्चर इस प्रकार जब रहता है तो हम लोग इसको इस प्रकार चेंज कर देते हैं। तो आइए हम लोग इसको चेंज करते हैं। देखिए, जब हम लोग इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा ही, अब इज हो जाएगा ही इज। अब टू को बदलेंगे सो में, सो हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे ओल्ड, क्योंकि ओल्ड हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। अब देखिए ही इज अभी बन रहा है, देखिए ही इज सो ओल्ड। अब मैंने यहाँ पर टू को बदल दिया सो में, ही इज सो ओल्ड हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे दैट। क्या लिखेंगे, दैट। अब दैट के बाद सब्जेक्ट को यहाँ पर हम सब्जेक्ट रखेंगे, तो यहाँ ही है तो यहाँ इसी सब्जेक्ट को हम यहाँ पर पुनः लाएंगे। क्या हो जाएगा, ही के बाद ये क्रिया जब प्रेजेंट में है तो हम प्रयोग करेंगे कैन नॉट का। ये हो जाएगा ही कैन नॉट वर्क हार्ड। He is so old that he cannot work hard. अब इसका अर्थ ये हुआ स्टूडेंट्स, he is too old to work hard। जो इसका अर्थ है वही इसका अर्थ है। इसका अर्थ ये हुआ कि he is so old, वह इतना बूढ़ा है कि he cannot work hard, वह कठिन परिश्रम नहीं कर सकता है। यानी कि वह इतना बूढ़ा है कि वह कठिन परिश्रम नहीं कर सकता है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं। अब जैसे हमने यहां पर लिखा, देखिए he was too fat। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमने लिखा he was too fat to sit properly। to शीट प्रॉपरली। अब आपको इसको क्या करना है, रिमूव टू करना है। क्या करना है, रिमूव टू। अब ये यहाँ पर वाक्य लिखा हुआ है कि he was too fat to sit properly। अब जब हम लोग इसको चेंज करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा he was, टू को बदलेंगे सो में, he was so fat। इसके बाद हो जाएगा यहाँ पर दैट के बाद हम लोग क्या करेंगे, पुनः इसी सब्जेक्ट को लाएंगे, ये हो जाएगा दैट ही। अब ये क्रिया हमारे पास्ट में है, इसलिए स्टूडेंट यहाँ पर हो जाएगा कुड। he could not sit properly। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो इसका अर्थ है वही इसका अर्थ है। इसका क्या हुआ अर्थ, देखिए he was so fat, वह इतना मोटा था कि वह सही तरीके से नहीं बैठ सकता था। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि वह इतना मोटा था कि वह सही तरीके से यानी कि वह अच्छी तरह से नहीं बैठ सकता था। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, अब रिमूव टू का रूल 1 था, अब
जैसा कि हम जानते हैं कि ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब चलिए अब हम लोग देखते हैं रूल नंबर 2। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो इसका रूल नंबर 2 है, आइए अब हम लोग इसको समझते हैं। ध्यान दीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, जो रूल नंबर 2 है, रूल नंबर 2 में आपको यही समझना है इसमें। देखिए कि जब वाक्य का सब्जेक्ट, ध्यान दीजिए, जब वाक्य का सब्जेक्ट इट या नॉन लिविंग हो और वाक्य एक्टिव वॉइस में हो, ध्यान ध्यान से समझिए इसको आप लोग। देखिए जब वाक्य का सब्जेक्ट इट या नॉन लिविंग हो और वाक्य एक्टिव वॉइस में हो, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग दैट के बाद प्रोनाउन के रूप में हमेशा वन या तो फिर वी का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिए, मैंने आपको ये बताया कि जब वाक्य का सब्जेक्ट इट या नॉन लिविंग हो और वाक्य एक्टिव वॉइस में हो, तो ऐसी कंडीशन में हम दैट के बाद प्रोनाउन के रूप में वन या वी का प्रयोग करते हैं। आइए हम लोग इसको समझ लेते हैं। देखिए ये रूल जो मैंने अभी भी आपको फर्स्ट रूल पढ़ाया, सेम उसी प्रकार से है। अंतर बस यही है कि इसमें जो सब्जेक्ट आएगा या तो वो इट रहेगा या तो नॉन लिविंग रहेगा। इट और देखिए वाक्य का सब्जेक्ट इट या नॉन लिविंग होने के कारण ऐसी कंडीशन में दैट के बाद हम लोग प्रोनाउन के रूप में या तो वन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर वन का मतलब एक नहीं स्टूडेंट्स, यहाँ पर वन का मतलब होता है व्यक्ति। तो चाहे आप वन लगाइए चाहे वी लगाइए, दोनों सही रहेगा। देखिए आइए हम लोग इसको एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग इसको समझते हैं। देखिए देखिए जैसे हमने यहाँ पर लिखा, अब ध्यान दीजिए, और वाक्य एक्टिव वॉइस में होना चाहिए, तभी हम लोग दैट के बाद प्रोनाउन के रूप में वन या वी का प्रयोग करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, आइए हम लोग इसको समझते हैं। जैसे हमने यहां पर लिखा माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट इज टू हाई, माउंट एवरेस्ट इज टू हाई टू क्लाइंब, CLIMB। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्या बताया कि जब वाक्य का सब्जेक्ट इट या नॉन लिविंग हो, तो यहां पर माउंट एवरेस्ट आ गया है, तो माउंट एवरेस्ट आपका क्या है, नॉन लिविंग है। मैंने आपको बताया कि जब वाक्य का सब्जेक्ट इट या नॉन लिविंग हो और वाक्य एक्टिव वॉइस में हो, किस वॉइस में हो, एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस। देखिए स्टूडेंट्स, कैसे हम लोग जानेंगे कि एक्टिव वॉइस है, कैसे हम लोग जानेंगे पैसिव वॉइस है। देखिए जो इन्फिनिटिव जो होती है, इन्फिनिटिव हमेशा वर्ब के पहले टू लगाने से बनाई जाती है। यानी कि किसी भी क्रिया के पहले जब टू लगा जाता है तो वो क्रिया हमारी इन्फिनिटिव में होती है। ध्यान दीजिएगा, तो जब टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, ध्यान दीजिए, जब टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा तो वो एक्टिव वॉइस होता है, और जब टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म जब रहता है तो वो पैसिव वॉइस में होता है। यानी कि आपको ये समझना है कि जब टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है तो एक्टिव वॉइस होता है, और जब टू बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है तब वो क्या होता है, पैसिव वॉइस होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है, टू है और टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए यहाँ पर कौन सी वॉइस होगी, एक्टिव वॉइस होगी। कंडीशन क्या है कि जब वाक्य का सब्जेक्ट इट और नॉन लिविंग हो और वाक्य एक्टिव वॉइस में हो, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग दैट के बाद प्रोनाउन के रूप में या तो वन का प्रयोग करते हैं, वन का मतलब व्यक्ति होता है ना कि ए,
या तो हम दैट की बात प्रोनाउन के रूप में वन का प्रयोग करते हैं या तो फिर हम लोग वी का प्रयोग करते हैं। ऐसी कंडीशन में चाहे आप वन का प्रयोग करिए चाहे वी का प्रयोग करिए, ठीक है। अब चलिए इसको हम लोग अब रिमूव टू करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब ये हो जाएगा, ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि माउंट एवरेस्ट इज टू हाई टू क्लाइंब। जब हम लोग इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, ये हो जाएगा माउंट एवरेस्ट इज सो, माउंट एवरेस्ट इज सो हाई दैट, ध्यान दीजिए, माउंट एवरेस्ट इज सो हाई दैट